आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है। सुबह आतिशी ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ नहीं तो जेल जाना होगा। और दोपहर में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाला केस में जमानत दे दी है। जमानत इस वजह से दी गई क्योंकि ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं थे। इस जमानत के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। आम आदमी पार्टी इसे सत्यमेव जयते कह रही है तो कांग्रेस कह रही है कि अब केजरीवाल और सिसोदिया को भी जमानत दे देनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि बेल मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है, और क्या जिनको बेल नहीं मिली क्या वो सब दोषी हैं? इस बीच बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह को अब जब जमानत मिल गई है तो क्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे? आज की अड़ी इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में जमानत मिली है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया, यह बड़ी खबर है। ट्रायल चलने तक अब ईडी नहीं कर सकेगी संजय सिंह को गिरफ्तार। 6 महीने से जेल में थे संजय सिंह और उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी बीच संजय सिंह को जमानत मिलने पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल और सिसोदिया को भी जमानत मिलनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन है। आज कुछ और बड़ी पॉलिटिकल खबरें एक बार जल्दी से आपको वो भी बता देता हूं। राहुल गांधी के आग वाले बयान पर आज पीएम मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की लगाई आग ही बुझा रहा हूं। कांग्रेस नेता अपने खतरनाक इरादे बता रहे हैं, बीजेपी की जीत पर देश को धमकी दे रहे हैं, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए, ये तो बड़ी खबरें आज की संजय सिंह से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई और चुनाव से जुड़ी हुई। लेकिन जो मूल मुद्दा है, बिन सबूत जेल इसलिए बेल, इस पर आज हम अड़ी में बात करेंगे। आइए आपको बताता हूं संजय सिंह को जमानत मिली कैसे और क्यों ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि संजय सिंह को जमानत क्यों मिली। जवाब है, ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर ईडी को कोई ऐतराज नहीं है। फिर सवाल यह है कि ईडी ने जमानत पर ऐतराज जताया क्यों नहीं। जवाब, कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना है। ईडी ने फिर सवाल यह कि ईडी विरोध करती तो क्या जमानत संभव थी। जवाब, कोर्ट ने कहा ईडी विरोध करेगी तो पीएमएलए के तहत जमानत देंगे। फिर सवाल है कि पीएमएलए के तहत जमानत कैसे होती। सुप्रीम कोर्ट कहता, जवाब इसका यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता कि प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता। फिर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने से क्या होता। जवाब है, शराब घोटाला केस कमजोर हो जाता, जिसके तहत अब केजरीवाल भी जेल में है। फिर सवाल है कि क्या ईडी को शराब घोटाला कमजोर होने का डर था। जवाब है हां, इसलिए ईडी ने विरोध नहीं किया और जमानत मिल गई। तो ये आपको मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि आज कोर्ट में क्या हुआ संजय सिंह की जमानत को लेकर और ईडी ने क्यों संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, ये आप समझ लीजिए। और ये बहुत अहम है आपके लिए समझना। लेकिन क्योंकि इस पर लगातार अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़े जा रहे हैं, इसके तुरंत बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने और कहा कि सत्यमेव जयते। तो आइए हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कहा जा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोल मोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी। जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था,
जो मुलजिम थे उसमें या कॉन्स्पिरेसी में थे, अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी है। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है वो सब आज दोषी है ही। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। अभी तक आप लोग कहते थे कि अगर कुछ गलत नहीं किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो भाई कोर्ट से उनको जमानत क्यों नहीं मिलती? तो आज तो जमानत मिल गई संजय सिंह को, और उसी मामले में मिल गई जिस मामले में केजरीवाल गए। ये अपने न्यायिक विवेक के आधार पर दिया। ईडी ने जो भी अपना स्टैंड लिया वो अभी तक जांच हुई होगी, मानी बात है। उनका लक्ष्य कोई ऐसा थोड़ी किसी को परमानेंट जेल में रखना है। इतने लंबे समय तक वो हिरासत में थे तो निश्चित रूप से उनसे जो भी साक्ष्य तथ्य लेने होंगे, हो सकता उन्हें लगा हो कि अब आगे की आवश्यकता नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वो बहुत जबरदस्त है। कहावत होती है कि मृत हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। सवेरे तक लोकतंत्र मृत था। आम आदमी पार्टी के लोक प्रवक्ता, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और जैसे ही निर्णय आया संजय सिंह जी का, लोकतंत्र की जीत हो गई। यानी मृत हो चुके व्यक्ति को जीवंत होते हुए अगर आपको देखना है तो इन लोगों के पलटते हुए बयानों में देखिए कि अगर केजरीवाल जी को बेल नहीं मिल रही है तो लोकतंत्र फिनिश हो चुका है, पर संजय जी को बेल मिल गई, लोकतंत्र अच्छा है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार के खिलाफ जजमेंट है तो लोकतंत्र की जीत है। अगर चंडीगढ़ पर ऐसा निर्णय आता है जो आम आदमी पार्टी के अनुकूल लगता है, वो लोकतंत्र की जीत है। और जब राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होती है तो लोकतंत्र की जीत है। अदरवाइज राहुल गांधी तेवर में जाकर विदेश में कहते हैं डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, फिर उनसे कहा जाता है मतलब आप जज के जुडिशरी के लिए भी करें, यस ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड। मुझे लगता है कि आज के घटनाक्रम में इन लोगों के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। देखिए, तकनीकी पक्ष के ऊपर वैधानिक पक्ष पे बोलने के लिए हम आप में से कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या साक्ष्य न्यायालय के सामने थे ना, ये हमको पता ना आपको पता। क्या क्या इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन आई है ये ना हमको पता ना आपको पता। हम तो नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर के लिए खड़े हैं ना। नैतिक प्रश्न ये है कि जेल जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और दूसरा नैतिक प्रश्न ये है कि जैसे ही बेल मिल गई तो साहब न्याय की जीत हो गई, और नहीं मिल रही तो न्याय की हत्या हो गई। इसलिए जो 600 लोगों ने लिख के दिया है वो बिल्कुल सही है कि न्यायालय पे दबाव बनाने का कार्य किया जाता है, अपने अनुकूल निर्णयों को चुनकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया दी जाती। ठीक है संजीव झा, तो मतलब आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए। इस बीच संजय सिंह के वकील भी ऋषिकेश कुमार भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास जाएंगे और पूछेंगे तकनीकी पक्ष। लेकिन पहले संजीव झा आप रिप्लाई कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज तक आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा इनसे। ये कहते थे कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही। कल तक ये कहते थे कि संजय सिंह जी की कॉन्स्पिरेटर हैं। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ हो गया ना, और ईडी का भी पर्दाफाश हो गया कि किस तरह से ईडी फर्जी तरीके से संजय सिंह जी को जेल में भेजा। आज ही तो सुप्रीम कोर्ट पूछा कि तुम्हें 6 महीने कस्टडी में रखे, आगे कस्टडी में रखने की ज़रूरत क्या है। उसने पूछा कि भाई पीएमएलए अप्लाई होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। तो ये रिकवरी कहाँ है, तीनों बात का कोई जवाब नहीं था। और इन्होंने यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आप बिल अपोज करोगे तो फिर सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट में है उस पर मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्साइज में जो घोटाले की बात कर रहे हैं वो घोटाला नहीं, हम तो शुरू से ही कह रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया, एक बात। दूसरी बात, सुधांशु जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र न्यायालय में न्याय मिला तो बचा, नहीं तो खत्म हो गया। देखिए, लोकतंत्र में केवल लोकतंत्र की सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास नहीं है। जिम्मेदारी कार्यपालिका की भी थी, जिम्मेदारी विधायिका की थी। क्यों आप फर्जी तरीके से किसी को जेल में बंद करते हो? ये जिम्मेदारी तो कार्यपालिका की विधायिका की थी ना।
तो कार्य अगर मान लीजिए लोकतंत्र में 3 अंग में 2 अंग अगर काम ना करें तो कैसे नहीं कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका पे ही छोड़ देंगे और सारा निर्णय जाकर न्यायपालिका में ही मिलेगा तो फिर इसका मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका का बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। और ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की थी कि कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और विधायिका की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने कार्यपालिका और विधायिका को सैबोटेज कर दिया इसलिए कि आप इस देश के ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। तो जिस से आपको डर लगता है वहां ईडी सीबीआई भेज करके अब आप लोगों को डरा रहे हैं और जेल में बंद कर रहे हैं। देखिए बड़ी मार्के की बात एक कही, आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 10 स्टेटमेंट था इसके दिनेश अरोड़ा के, 9 स्टेटमेंट को आपने रिलाई नहीं किया, 1 स्टेटमेंट रिलाई किया। यही बात अरविंद केजरीवाल जी के केस में है, दोनों विटनेस का एक का 6 स्टेटमेंट, एक का 11 स्टेटमेंट। अच्छा, एक काम उसमें करते हैं, 5 स्टेटमेंट को और 10 स्टेटमेंट को रिलाई नहीं किया। मुझे लगता है लास्ट संजय सिंह जी के किया। जो वकील हैं एक बार उनसे छोटा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, फिर उनको थैंक यू बोल देते हैं, फिर आप लोग आराम से इस बात पर बहस करिएगा। सुधांशु जी एक छोटा सा उनसे पूछ लेते हैं कोर्ट में क्या हुआ। ऋषिकेश जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 ऋषिकेश जी बताइए आज क्या हुआ कोर्ट में, जल्दी से। आज ईडी ने क्यों विरोध नहीं किया संजय सिंह की बेल का? थैंक यू सो मच। आज क्या हुआ कि जब ये बेल की हियरिंग हुई तो 2 हिस्सों में हुआ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लंच एंड लंच के बाद फिर कार्रवाई चली। लंच के पहले जब हमने अपने तरफ से, संजय सिंह की तरफ से जब हमने अपना केस रखा तो जज साहब के कुछ सवाल थे। उनके सवाल बड़े साफ साफ थे कि आप ये बताइए कि संजय सिंह का कस्टडी जो है ऑलरेडी 6.5 महीने का हो गया है, आपको उनकी कस्टडी क्यों चाहिए? दूसरा उनके सवाल ये थे कि भाई पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 में जो आपने इनका ना तो सीबीआई में आपने नाम इनका था, ना ही जो है चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद तक जो है उनका नाम नहीं आया। और इनके जो नाम है वो एक दिनेश अरोड़ा करके व्यक्ति है, उनके 7वें या 8वें बयान में उनका नाम आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके आप उसके हेलो के बोलिए। बाद जो कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि अगर आप जो है अगर ये सारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट अपना रुख अख्तियार करेगी और कोर्ट ऑर्डर में लिखवाएगी कि कोई भी जो है मामला जो है नहीं बन रहा है। इसके बाद जब लंच के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो ईडी के वकील ने आके कोर्ट में ये कहा कि हम संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करते हैं और इनको जमानत दे दी जाए। तो ईडी के जो लॉयर थे उन्होंने इसका कारण बताया कि विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आप हमें ये बताइए कि आप अगर इनको अपोज करते हैं तो आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि भाई 6.5 महीने से आपने इनको गिरफ्तार कर रखा है, आपको क्यों गिरफ्तार आगे चाहिए। दूसरा आप बताइए कि पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा ये बताइए 2 करोड़ की क्या आप बता रहे हो कि ब्राइबरी ली, उसकी रिकवरी का क्या स्टेटस है। आप ये बताइए कि जी इनका नाम जो है पहली बार जो है वो 1 साल या 1.5 साल बाद लिया गया। तो इन सारे सवालों का जवाब ईडी के पास शायद नहीं था, इसलिए उन्होंने आके बजाय कोई आर्गुमेंट करने के उन्होंने कंसीड किया, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया। मतलब संजय सिंह के खिलाफ ईडी पिछले 6 महीनों में कोई सबूत नहीं दे पाई, इसलिए उनको जमानत मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू ऋषिकेश जी आपका अपना समय देने के लिए। देखिए यहां पे मसला साफ है सुधांशु जी, संजय सिंह उन तमाम आरोपियों में से एक हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि दिल्ली में इन सब ने मिलकर शराब घोटाला किया। अरविंद केजरीवाल भी उसी आरोप में है, मनीष सिसोदिया भी उसी आरोप में है। तो अगर संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है तो ये ग्राउंड तो मजबूत हो जाता है ना आम आदमी पार्टी का, जो वो कह रहे हैं बार बार कि मनी ट्रेल कहां है, सबूत कहां है। अगर आज संजय सिंह के खिलाफ नहीं है तो केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी नहीं होंगे। देखिए पहली बात मैं ये कहूंगा कि एक राजनीतिक बात और फिर जो उनके वकील ने बोला उसके बारे में जो कहा जा रहा, कल साहब केजरीवाल जी को जबरदस्ती अंदर कर दिया। यदि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो संजय सिंह जी कोई नॉर्मल सांसद नहीं थे। संजीव झा जी को पता है कि ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता है। तो अगर आप बहुत टेक्निकली देखें तो एक छोटा सा राज्य जिसकी राज्य का स्टेटस नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसके चीफ मिनिस्टर के मुकाबले देश के उच्च सदन में राज्यसभा में संसदीय दल के नेता की हैसियत ज्यादा है और राजनीतिक दृष्टि से कम तो नहीं कही जा सकती। तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि मत। और दूसरी बात, केजरीवाल जी का पद जरूर बड़ा है
मगर संजय सिंह केजरीवाल जी से कम धुआंधार वक्ता नहीं, वक्ता में वो केजरीवाल जी से उनसे 20 हैं। तो ये प्रचार की साहब वो प्रचार नहीं करने देना चाहते थे और हमारे बड़े नेताओं को अंदर करना चाहते थे, ये बात गलत है। अब मैं जवाब देता हूं जो उनके वकील साहब ने कहा, मैं थोड़ा उनसे नाइत्तफाकी रखता हूं। ईडी दलील देती कि हमें अरेस्ट चाहिए और कोर्ट रिजेक्ट कर देता, तब यह माना जाता कि जो ईडी ने कहा वो बात रिजेक्ट कर दी गई। कभी कोर्ट ये नहीं कहता है कि साहब आप ये करिए नहीं तो हम ये कर देंगे। दोनों की बात सुनता है कोर्ट और फिर अपना निर्णय सुना देता है। तो पिछले 6 महीने में एक नहीं अनेक बार संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई, तो मानवीय बात है कुछ ऐसे साक्ष्य रहे होंगे। आज की जो वस्तुस्थिति आई है, ईडी को लगा होगा अब कोई और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जो साक्ष्य जानकारी लेनी थी संजय सिंह जी ने कोऑपरेट किया होगा, उन्हें लगा होगा कि जो बताना था बता दिया। जब ईडी ने अपना विषय रखा ही नहीं तो ईडी का रिजेक्ट होने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं तो जिस आदमी को आपने गिरफ्तार किया, जिस आदमी को आपने गिरफ्तार किया सुधांशु जी, ये तो आप देखिए यहां पर एक बात सबूत नहीं दे पाए तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जिस आदमी को आपने जिस आरोप में गिरफ्तार किया उस आरोप में आप उसको सबूत नहीं दे पाए कोर्ट में, तो आप और उसकी जमानत का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक आम आदमी क्या समझेगा? एक छोटा सा जवाब, फिर अतुल लोंढे पाटिल के पास जाऊंगा। मान्यवर, ये किसने कहा कि सबूत नहीं दे पाए? अरे भाई क्या उनको बरी कर दिया कोर्ट ने? मतलब ऐसे हास्यास्पद जो आरोप विपक्ष वाले लगाते हैं, अगर निरस्त कर दिया हो तो आप कह सकते हैं कि साहब बरी कर दिया, कोई आरोप नहीं दे पाए। जैसे बहुत से बाबरी मस्जिद केस में हमारे नेताओं के खिलाफ ढेले भर का आरोप नहीं साबित कर पाए, ऑल रिजेक्टेड। इन्होंने तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए, कोर्ट से ध्वस्त हो गए, कोर्ट ने कहा रिजेक्ट। ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, कोर्ट ने अनेक बार उनकी कस्टडी आगे बढ़ाई, इस बार कस्टडी मांगी नहीं गई। ठीक है, इसका मतलब साक्ष्य की आवश्यकता अब नहीं महसूस की गई, पर केस चल रहा है और उस साक्ष्य पे अंतिम निर्णय बाना बाकी है। इसलिए जो मति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर, यह बात हमने स्पष्ट करने। ठीक है, देखिए तो अतुल लोंढे पाटिल जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए, अभी भी आरोप है उन पर शराब घोटाले का। ईडी ने उनको दोष मुक्त नहीं किया, कोर्ट ने उनको दोष मुक्त नहीं किया है। अतुल लोंढे पाटिल, गौरव जी, सुधांशु जी को तो मानना ही पड़ेगा। गोल गोल घुमा के इतना झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं कि पूछो मत। किसी ने नहीं कहा कि उनको बरी कर दिया है, लेकिन आप ही के स्टेटमेंट से आया है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे मित्र सुधांशु जी को नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र की भी बात की थी, तो किस तरह से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन दबाने की कोशिश की। चोर के दाढ़ी में तिनका तो सीधा सिद्ध हो गया वहां पर कि बैंक कहती थी कि हम जून तक दे नहीं सकते, 30 जून तक। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया तो एक दिन में इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी इसमें 2 चीजें हमारी साबित हो गई कि आप जांच एजेंसियों का और सारी जो ऑटोनॉमस बॉडीज है उनका आप इस्तेमाल करते हो, उनपे प्रेशर डालते हो। ये बात तो सीधे सीधे सामने आ गई। एविडेंस ही नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा, तो एविडेंस नहीं है तो सामने तो आ ही जाएगा। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि आपका जो विरोध करता है, जो राजनीतिक विरोध भी करता है, तो उसको जेल में ठूसने के लिए आप सारी चीजें करते हो। आप कह रहे 6 बार उनको बेल नहीं मिली, 6 बार उनको बेल नहीं मिली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है? प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद ही किसी को उठाया जाता है। यानी आप अंदर जो आरोपी है कोई, उसे आप अप्रूवर बनाते हो, उसे आप मारते हो, लताड़ते हो, डर दिखाते हो या कुछ प्रलोभन भी देते हो, और उसके बाद वो कुछ तो भी बयान देता है, और वो बयान के आधार पर आप जिसका आपका जो विरोधी है, जो राजनीतिक विरोध, नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं अतुल लोंढे पाटिल? आपकी पॉलिटिकल लाइन क्या है इसमें? मेरी पॉलिटिकल लाइन यही है कि भाजपा ने इस तरह का इस्तेमाल और अपने राजनीतिक विरोधियों को केवल राजनीतिक विरोध किया, इसलिए अगर जेल में डाले तो ये एक चीज स्टैब्लिश हो सकती है और फिर कोई बचता नहीं है ना। सुबह का शाम, शाम का सुबह, सूरज तो एक जगह रहता नहीं है, तो ये बात समझ लीजिए। और हाँ, आखिरी मुद्दा मेरा, इन्होंने कहा कि आरोप कहां सिद्ध हुआ? क्या 2G में क्या हुआ था? आपने तो खूब हंगामा किया था, जन लोकपाल के लिए काफी हंगामा किया था। 4 साल तक जन लोकपाल का नियुक्ति नहीं हुआ, वो बिल तो हमने पास कर दिया था। और 2G के जज ने क्या कहा? 2G के जज ने ये कहा गौरव जी कि मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं लाया। और जब कोई जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, आजकल नारायण राणे भी बड़ी क्या बोलते हैं, मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं की भूमिका में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो बताइए मुझे कि आपके यहाँ आने के बाद वो साफ कैसे हो जाते हैं? ठीक है, जवाब दे देते हैं। बड़े लंबी आपने फहरिस्त गिना दी है भाई अतुल भाई, बड़ी लंबी फहरिस्त गिना दी। सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, फिर सुधांशु जी आ रहा हूं। संजीव भाई, इस देश में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है और वित्त मंत्रालय के अंडर ही ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जैसे
सीरियस ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन विंग आती है, सारा ईडी उनके अंडर आता है। वो क्या कहती है, बेबाकी से कहती है, कोई आरोपी हो, टेंडरेड हो, हमने खुद ने आरोप किया हो, ठीक फर्क है। नहीं पड़ता, एवरीबॉडी इज वेलकम। जवाब सुधांशु जी, जवाब। ओके, ये कितना ओके। बड़ा है। सुधांशु जी जवाब, फिर आ रहा हूं संजीव जी। देखिए, अभी आपने जो पहला प्रश्न अतुल जी से पूछा था, वो पूछा था कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन क्या है। साहब, कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन तो ये है कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, रोया भी ना जाए और हंसा भी ना जाए। केवल 3 महीने पहले तो अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि केजरीवाल जी ने बहुत भीषण शराब घोटाला किया, उन्हें जेल में होना चाहिए। कम से कम जब कल रैली किए थे रामलीला मैदान में तो कह देते अब वो सारी बातें खत्म, अजय माकन की हम आरोप वापस लेते हैं। अभी देखिए, पंजाब में इनका एक सांसद इधर का उधर चला गया, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही नेताओं की अदला बदली हो गई। और उससे ज्यादा क्या, अतुल जी, 3 महीने पहले की बात है, केजरीवाल जी ने रायपुर में जाके कहा था कि भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। क्या पॉलिटिकल लाइन है साहब, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें, बड़ी दुख की बात है। कम से कम इनसे कहलवा देते कि भाई भूपेश बघेल जी के बारे में कही गई बात को हम विड्रॉ करते हैं, अब हमारी राजनीतिक लाइन बदल गई। और आप कह देते हैं कि केजरीवाल जी के बारे में कही बात को हम विड्रॉ करते हैं। और बाकी तो क्या बोला जाए जनाब, जब ये लोग 10 साल पहले राजनीति में आए थे तो जो शब्द अशोभनीय माने जाते थे, जो असंसदीय माने जाते थे, चोर, बेईमान, ये सब आपके लिए प्रयोग किए थे। आज आम आदमी पार्टी वालों से पूछिए, कहते हैं कोर्ट से नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आज आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रही है सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी आज आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रही है और वो बार बार कर रही है कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती है। आज भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई हमारे करीबी के जरिए मैसेज पहुंचाया जा रहा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप उनको तोड़ना क्यों चाहते हैं? अच्छा सर, अरे भाई आप चलिए उसका जवाब दे देता हूं। ये जो बहुत कह रहे हैं कि हम इनको तोड़ना चाहते हैं, पहली बात तो आज क्या था, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा खुलासा करेगी। क्या खुलासा हुआ? वही खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, और क्या बयान आएगा देख लेते हैं नजारा देखकर, वही पुरानी बात रिपीट कर दी। और ये तो वो पार्टी है, मैं तो कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी देश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री बन कहा था, कोई तुमसे अगर घूस मांगे, कोई बात करे, उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेना और हमें बताना, स्टिंग कर लेना। काहे नहीं रिकॉर्ड किए? ए भाई, फोनवा पे कोई कह रहे हैं कि मैंने दावा किया तो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं दर्शकों के सामने कहना चाहता हूं, ये 2 राज्यों में सिर्फ प्रभावी है। 13 सीटें पंजाब में हैं और 7 सीटें दिल्ली में हैं, और दिल्ली में इन्होंने आधी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। अब ये 13 सीटों में मुश्किल से 10 सीटों पर वहां पर मतलब मुख्य लड़ाई में है। भैया, जो कुल 13-14 सीटों पे लड़ाई में है, वो कह रहा है कि 542 की लोकसभा में उसकी वजह से हमारी पार्टी को, जिसने 303 में 224 सीटें 50% बहुमत से जीती है, उसको इनसे समस्या नजर आ रही है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के इर्द गिर्द देख लीजिए, उत्तराखंड, आप मेरी पूरी बात सुन, एक लाइन और, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त। पिछले 2 सालों में विधानसभा की 85% सीटों पर जमानत जब्त करवा चुके हैं। दिल्ली और पंजाब छोड़ के लगभग 100% सीटों पर जमानत जब्त करवा चुके हैं और 13-14 सीटों पर लड़ने की स्थिति में हैं। मतलब जिसे कहावत होती हिंदी में, कहना नहीं चाहिए, शब्दशः न लिया जाए, कि मेढकी के भी जुकाम होने लगा। इनका दावा कि भाजपा उनसे इतना डर रही है कि उनकी पार्टी तोड़ने में लगी है, ये हिंदी की उस कहावत के समकक्ष लगता है कि मैं इस पर संजीव झा से जवाब लूंगा, फिर आऊंगा तो लोंडे पाटिल आपके पास। रुक जाइए 1 मिनट। संजीव झा, क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। कोई एक सबूत आप लोग आज तक पेश नहीं कर पाए कि बीजेपी आपके विधायकों को अप्रोच कर रही है, तोड़ना चाहती है। और आपकी पॉलिटिकल हैसियत की बात कर रहे हैं वो, कि उनके सामने आपकी पॉलिटिकल हैसियत है क्या जो वो आपको तोड़ेंगे? देखिए गौरव जी, आज हालांकि इनको मैं ज़्यादा दाएं बाएं होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये कोर्ट आज इनसे पूछ रही है कि भाई सबूत कहाँ है, सबूत बताओ। एक बात समझिए, अभी सुधांशु जी मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जनता के सामने आज इनको बेनकाब करूंगा। ये कह रहे थे कि ईडी को अब लगा कि अब विरोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए विरोध नहीं किया। भाई साहब, ये आपकी ईडी ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत का विरोध करोगे तो सेक्शन 45 में हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर सेक्शन 45 में हम बेल देंगे तो आपका केस खत्म हो जाएगा, केस कमजोर हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 45 पीएमएलए का ये कहता है कि रीजनेबली इट प्रिज्यूम एक्यूज इज इनोसेंट,
तो अगर चूंकि बेल प्रोविजन 24 और 45 के कारण ही पीएमएलए में लोग आसानी से बेल नहीं मिलती है, तो अगर 45 में स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हो गया तो बेल केस खत्म, जो केस खत्म हो जाता, आपका पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए डर करके आपकी ईडी ने विरोध नहीं किया। और आज जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा के बारे में कि 11 स्टेटमेंट दिनेश अरोड़ा ने दिया, 10 स्टेटमेंट संजय सिंह का कोई नाम नहीं था, 11वें स्टेटमेंट में नाम था, तो कहा भाई पिछले 10 स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलाई किया, उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड पर लाए आप? यही बात तो आपके वकील ने भी बता दी, ये बात तो संजय सिंह के वकील ने भी बता दी, ये बात तो बता दी संजीव जानो ने। मैं ये कह रहा हूं, इससे आप कहना क्या चाहते हैं, एक लाइन बताइए, फिर उस सवाल पे आइए जहां आप कह रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ना चाहते हैं लेकिन सबूत नहीं दिखा पा रहे। मैं उस पर कहना यह चाहता हूं कि आज अगर यह बिल का विरोध हो जाता तो आज ही यह केस खत्म हो जाता, इसीलिए इन्होंने बिल का विरोध नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि फलाने जमाना चिलाने जमाना जब तो भूल गए भाई साहब, 40 साल 50 साल में आपकी पार्टी 2 से यहां पहुंची है। हम तो 10 साल में 2 स्टेट में सरकार है हमारी। हमारे ये 10 हमारे आज सांसद हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा मिला करके 10 साल की पार्टी है। और 10 साल की पार्टी ने आपको दिल्ली में औकात बताई है, आपने सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी की डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के साथ करा रहा। पंजाब में नई उम्मीदें जगी, पंजाब में हमारी सरकार बनी। चिंता नहीं कीजिए कि आने वाले 5 साल में तो इसमें उस सवाल का जवाब कहां है संजीव झा? संजीव झा, उस आरोप का जवाब कहां है जहां आप कहते हैं, जहां ये आरोप है कि आप बार-बार कहते हैं हिट एंड रन का आरोप, कि आप बोलते हैं कि भाई हमें अप्रोच किया गया लेकिन कोई सबूत नहीं दिखा पाया अभी तक। आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। देखिए, मैं तीसरी बार का विधायक हूं। 2013 में हमने इनको रिकॉर्ड करके भी दे दिया था कि किस तरह से ये लोग पैसे की लेन देन करके विधायक को खरीदते हैं। लेकिन चूंकि 10 साल में ये सारे टेंट्रम नए इजाद किए, पूरे देश में इनकी एक इंटरनल टीम है जो विधायक को तोड़ती है। सांसद तो कैसे तोड़ती है? मैं विधायक हूं, मुझे भी अप्रोच किया गया। कैसे अप्रोच करते हैं? पहले बड़े बड़े सपने दिखाएंगे आकर के, कोई मान लो मेरा गौरव जी आप मेरे दोस्त हैं, आपके पास आ गए इनके आदमी कि भाई एक बार संजीव जी के पास जाओ। अब आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका नाम तो लूंगा नहीं, तो पहले कहेंगे कि ये सपना दिखाया गया। सपने में चले गए तो ठीक है, अगर सपने में नहीं आए तो फिर कहेंगे अपना रेट बताओ। अगर आप रेट में चले गए तो ठीक है, अगर रेट में नहीं गए तो फिर एजेंसी का रेट हो जाएगा। उस डर से चले गए तो ठीक है, उस डर से नहीं गए तो एजेंसी की एक नोटिस आ जाएगी। नोटिस पे चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो रेड हो जाएगा। रेड के बाद भी चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो फिर आप जेल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा मोडस ऑपरेंडी है। मैं गौरव जी कम से कम पिछले 10 साल में इनके 7 से 8 लोग अप्रोच कराए जा चुके नहीं तो जिसको अप्रोच किया गया उसके पास कैसे अप्रोच होता है? कोई तो फोन कॉल होगा संजीव भाई, कोई तो फोन कॉल होगा, कोई तो नंबर होगा। मैं आ रहा हूं सुधांशु जी। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं तो वही बताया ना कि गौरव जी ये आप पूरा रिसर्च कर ले। 10 साल में हमें जान भी गए हैं कि हमारे दोस्त, मान लीजिए सुधांशु जी मेरे दोस्त हैं, मेरे हितैषी और भाजपा में है ये। सुधांशु जी आ गए कि भाई साहब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा करियर है आपका। अच्छा, अब मैं क्या, सुधांशु जी बेचारे हमारे दोस्त हैं, बीजेपी में इनकी करियर है, मैं क्यों इनका करियर खराब करना चाहूंगा? नाम ले लूंगा, इनकी करियर खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वेल विशर और जगह है, उनको उन पर ये पहले पहुंचते हैं, उनके जरिए पहुंचते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? और रही सबूत के, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पंजाब में हमारे एक विधायक उन्होंने तोड़ लिया, एक सांसद को हमारा तोड़ लिया। इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के, तपस रॉय के यहां जनवरी में बंगाल में रेड कराया, मार्च में फिर शामिल हो गए। ये सारे सबूत नहीं है तो और क्या है? बताइए अतुल भाई, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस पर क्योंकि सुधांशु जी का जवाब बनता है, एक सुधांशु जी का जवाब ले लूं फिर आपके पास आता हूं। की और तोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, सुधांशु जी जवाब। बिल्कुल। देखिए, पहली बात, संजीव झा जी ने कितनी मासूमियत से बात कही कि इनके वेल विशर्स दूसरी पार्टी में हैं और वो वेल विशर्स आके धमकाते हैं। ये बयान ही कितना विरोधाभासी है। मैं मानता हूं संजीव झा की बात, तमाम लोगों की इंट्रा पार्टी बातचीत होती है और राजनीति में होनी भी चाहिए, परंतु वो धमका रहे हैं, मतलब वो आपके दोस्त भी ये धमका रहे हैं जनाब, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और आपके पंजाब में तो आपकी फुल फ्लेजेड सरकार है, पुलिस भी आपके हाथ में है, वहां के लोग खाली आरोप लगा के क्यों रह जाते हैं? और रिकॉर्ड तो करके रख ही सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 10 साल के अंदर ये 2 राज्यों में आएंगे। और मैं इनकी एक क्वालिटी बताता हूं, ये स्थापना के 1 साल के अंदर इन्होंने सरकार बना ली। मगर जानते क्यों बना ली? सपने दिखाने की बात आपने बड़ी अच्छी की। पहले सपना दिखाया था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे,
फिर सपना दिखाया सारी संसद चोर है, फिर सपना दिखाया कांग्रेस से समर्थन नहीं, ये दर्द है, फिर सपना ये दिखाया दर्द है कि गाड़ी राजनीति नहीं में आकर लेंगे, हमने खत्म कर सपना दिया। दिखाया बंगला नहीं लेंगे, सपना दिखाया सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और सुनिए सपना दिखाते कैसे हैं? केजरीवाल जी IRS ऑफिसर हैं और वो 5 रुपए वाला पेन लगा के चलते हैं। भाई एक IRS ऑफिसर 50 रुपए का पेन नहीं लगा सकता क्या? चप्पल लेके नहीं चल सकते? ये है सपना नहीं, ये है मुखौटा। और मैं बताता हूं आप क्यों सत्ता में आए। हम 1951 में बने जनसंघ के रूप में, 73 साल हो गए आज तक कांग्रेस से समझौता नहीं किया। आपने 73 दिन नहीं लगवाए, उसी कांग्रेस की बैसाखी पे चल के सत्ता की दहलीज पार कर ली, जिसको आप चोर, बेईमान और जाने क्या क्या कहते थे। 49 दिन की सरकार के बाद आपने कहा एक बार गलती हो गई, दोबारा कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। और वो जो कहते थे सपना दिखा के कि सब मिले हुए हैं जी, हमारी सरकार आने दीजिए, हम सबको अंदर कर देंगे जी, आज उन्हीं के साथ मिल गए जी। और सपना वो होता है, मैं दर्शकों से कहूंगा याद करिए, इनके मुंह से जन लोकपाल निकला था ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी कहां गई? कहेंगे दिल्ली में ACB हमारे पास नहीं है, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है। और तो और छोड़िए, अपनी पार्टी में एक जन लोकपाल बनाया था एडमिरल रामदास, उनको क्या किया? फेंका दिए, बेआबरू होकर निकाल दिए। वो भी क्या मोदी और अमित शाह जी की वजह से किया था? ये बताइए, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, ये सब क्यों छोड़ के गए? इसमें मोदी जी और अमित शाह जी का रोल था शुरू से। और अन्ना हजारे आज आपके खिलाफ हो गए। मान्यवर, देखिए आप समझदार व्यक्ति हैं संजीव झा जी, समझाइए उनको कि इतनी तेजी से पलटियां मारने से ये कोई जिम्नास्टिक का कंपटीशन नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स में थोड़ी स्थिरता रहनी चाहिए, आपका कैरेक्टर में एक स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, तब लंबी यात्रा हो। ठीक है संजीव झा, अभी आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन अब अतुल लोंढे पाटिल जी का नंबर है। अतुल भाई, एक बड़ी बात यहां पर मालूम है क्या आई? बात यह आई कि आप मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही हुआ था कांग्रेस के सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध के खिलाफ। आज आप दोनों बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक मंच शेयर कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उन सारे आरोपों को जो लगाया गया वो माफ कर दिया? क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी जी ने जो उन पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, मनमोहन सिंह जी पर जो आरोप लगाया, वो सब कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया केवल इसलिए क्योंकि बीजेपी को हराना है? ऐसा नहीं है। बीजेपी ने इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान दोनों खतरे में डाल दिया है। यहाँ डिक्टेटरशिप चालू हो गई है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जितने आरोप किए थे आम आदमी पार्टी ने या फिर बीजेपी ने भी, तो साफ धुल के सब सामने आ गया। उल्टा ये हो गया कि जितने भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले सकते हैं, जेल यानी भाजपा और किसान यानी अदानी, ये दो समीकरण जो है वो इस राष्ट्र में जो है इस्टेब्लिश्ड हो गए। और जहां तक पलटी मारने की बात कहते हैं, इन्होंने कहा कि आपने तो बहुत आरोप किए थे, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आप पार्टी तोड़ रहे हो। फिर किस बड़ी पार्टी की बात कर रहे हो? नहीं, मैं बीजेपी पर अभी जाऊंगा अतुल भाई, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, बीजेपी पर जाऊंगा, आप बोलिएगा। मैं एक क्लैरिटी चाहता हूं, क्योंकि आप आज इंडिया में अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए कि जो आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, या अभी जिस शराब घोटाले की हम बात कर रहे हैं, उस शराब घोटाले को आपकी पार्टी ने दिल्ली में बहुत जोर शोर से उठाया था, क्या वो सारे विरोधाभास खत्म हो गए केवल इस लार्जर इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि बीजेपी को हराना है? देखिए, आपने फिर से वही बात की और मैंने जवाब दिया, लेकिन आपने सुना नहीं ढंग से। मैंने ये कहा कि जितने भी आरोप आपने किए थे या बीजेपी ने किए थे, वो सारे आरोप जो है वो कोर्ट में टिक नहीं पाए और सारे निर्दोष जो है मुक्त हो गए। सारे रवि राजा, कनीमोड़ी से लेके सब जो है सारे लोग जो है वो छूट गए। और जहां तक इन्होंने कहा ना सबूत चाहिए ना आपको, सुधांशु जी, तो ये आपकी इनसे बात हुई है? इन्होंने आपसे बात हुई है, मतलब आम आदमी पार्टी से, कि आपने गलत आरोप लगाए थे, इन्होंने मानी आपकी बात? अरे भैया, इस देश में, इस लोकतंत्र में न्यायालय सब सर्वोपरि है। किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या जब सब सिद्ध हो गया? मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनको सबूत देता हूं ना मैं, सुधांशु जी को सबूत चाहिए ना। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हमारी इतनी पार्टी बड़ी है, हम यो कर लेंगे, हम क्यों कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है। तो इसमें क्यों? एनसीपी के तो 8 ही सांसद थे, 8 के ऊपर तो कभी सांसद नहीं गए। उनकी पार्टी क्यों तोड़ी? भतीजे को क्यों लिया जिसके ऊपर 5 दिन पहले पलटी? यानी जिम्नास्टिक्स, कोई जिम्नास्ट नहीं है दुनिया में ऐसा जिसे मोदी जी इतना कि जिन्होंने इतने जल्दी पलटी मारी होगी। 27 जुलाई को अजित पवार पे आरोप किए थे, 2 अगस्त को उनको पार्टी में ले लिया, और केवल पार्टी में लिया नहीं, उप मुख्यमंत्री बनाया और वित्त मंत्रालय की चाबी भी उनके हाथ में दे दी। इन्होंने कोरोना संघ को, देखो इससे बड़ी पलटी, कोरोना संघ को इस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था इससे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कहां नहीं है। वहां हार गए, दो विधायक आए, उनके शपथ विधि में जाके बैठ गए, सरकार में चले गए। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण जो है मैं दे सकता हूं। और इनको सबूत चाहिए था ना, ये पार्टी कैसे तोड़ते हैं और किस तरह से लोगों को पैसा देकर लेते हैं। इनके ही सहयोगी रवि राणा, जिनकी पत्नी ने अभी बीजेपी में प्रवेश ले लिया है, और बच्चू कडू, इनके ही खुद के जो है गठबंधन के हिस्सा है महाराष्ट्र में,
दोनों ने एक दूसरे पे आरोप किया था। इसमें ना कांग्रेस कही थी, ना आप कही थी, ना कोई विपक्षी पार्टी ने थी। इन्होंने कहा कि 50-50 पैसे ले खोखा लेके तुम कैसे एक दूसरे के पार्टी में आए। उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की, किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन ये दोनों बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी के लोगों ने एक दूसरे पे आरोप किया कि तू पैसे लेके गया था, तूने 50 खोखा लिया, तूने 50 खोखा लिया। 50 खोखे एकदम ओके, ये महाराष्ट्र में जो है एकदम प्रसिद्ध लाइन है, एकदम प्रसिद्ध लाइन है। और रही बात जमानत जब्त होने की, अरे ये तो बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो 2 बार खुद खत्म हुई है। एक बार जनसंघ के नाम पे खत्म हुई है, दिया था ले अंधेरा लोग बोलते थे। उसके बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी खत्म हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। तो ये दो पार्टी खुद खत्म हुए हैं 2 बार। इनकी कई लोगों की कई सालों तक जमानत जाती रही, लेकिन किसी ने इस तरह का लांछन किसी पे नहीं लगाया। लोकतंत्र है, लोगों को जो पसंद आता है उसको मतदान करते हैं, नहीं पसंद आता है नहीं मतदान करते। 1 मिनट गौरव जी, तो इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के रखा। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पार्टियां तोड़ना, विपक्ष को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करने का इन्होंने काम किया है। और इसलिए लोकतंत्र और देश का संविधान बचाने के लिए जो ये इस विचार के लिए एक मंच पे है, उनके साथ हम हैं। और रही बात अन्ना हजारे की, अन्ना हजारे ने अपनी इमेज खो दी है। उस इंसान ने जो गद्दारी किया ना इस देश के साथ, उसको महाराष्ट्र में तो कोई पूछता नहीं है। अन्ना हजारे जी पे बहस नहीं हो रही, अभी अन्ना हजारे जी पर बहस नहीं हो रही है उनसे, क्योंकि देखिए अन्ना हजारे जी की तरफ से हम कोई रिएक्शन ले नहीं सकते, तो किसी पर पर्सनल बात क्यों करें। हम अभी पर्सनल किसी की बात नहीं कर रहे, हम अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी को बीच में कहां से ले आए? अरे सर फिर देखिए इसके रिपरकशन, इसके विरोध में हमारे पास कोई स्वर नहीं है, तो हम आपके आरोपों का कोई जवाब ले नहीं पाएंगे। इसलिए अभी अन्ना हजारे को अलग रखते हैं, अभी मुद्दे की बात करते हैं। आपका मुद्दा हो गया, मैं अब संजीव झा से जवाब लूंगा। संजीव झा, देखिए यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए वो कोर्ट में टिक नहीं पाए, वो गलत आरोप थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी पर गलत आरोप लगाए थे? देखिए, एक बात समझिए कि हम या कांग्रेस अलग अलग पार्टी इसलिए थे कि हमारी बीच राजनीतिक विरोध था। लेकिन एक बात समझिए कि 2011 में कांग्रेस की रेजिम ने इतना बड़ा आंदोलन किया, पूरे देश खड़ा हो गया, कहीं किसी को जेल नहीं भेजा गया। आज देखिए किसान आंदोलन जैसा चल रहा है, 800 लोग मारे गए। इनके एक नेता के बेटे, जो इनके गृह मंत्री, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी। तो इस तरह से जनतंत्र मेरे सवाल का जवाब कहां है सर? कांग्रेस ने नहीं करी। संजीव जी, इसमें मेरे सवाल का जवाब कहां है? संजीव जी, मेरे सवाल का जवाब कहां? मेरा सवाल यह है कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी पर गलत आरोप लगाए थे, सही आरोप लगाए थे? हद है सर, हद नहीं है। मैंने आप लोगों को बीच में बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन अब मुद्दे पर तो लाऊंगा ना। सुधांशु जी अभी बोलेंगे, मैं आ रहा हूं, उनसे भी पूछूंगा। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं कि आज तमाम विविधता के बावजूद हम इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि बात इस देश की जनतंत्र की आ गई है, बात इस देश की संविधान की हो गई है। गौरव जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि हो सकता है कि आज बोल रहे हैं, कल आप भी ना बोल पाए। तो आज नहीं बोले तो कल अगर आपको बोलने से पहले या देश की जनता को बोलने से पहले एजेंसी का और सरकार का डर न लगने लगे तो समझिए देश स्वतंत्र नहीं है, देश का जनतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। और अगर देश का संविधान जनतंत्र खतरे में होगा तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिल करके पहले इस संविधान को, जनतंत्र की रक्षा करें, जो कि ये बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। इसलिए हम इतने अब स्वार्थी नहीं है कि हम तू मैं करके और एक देश में तनाशाह को पैदा कर लार्जर इंटरेस्ट के लिए साथ आ गए, तनाशाह से बचाने की है और इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हैं। ठीक है, ओके। सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, संविधान को खतरे में डाल दिया है आपने और संविधान बचाने के लिए ये साथ है। संजीव झा जी, नहीं, मैं संजीव झा जी, आप आम आदमी पार्टी के इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, 2 बार के विधायक हैं, आप अपनी पार्टी का इतिहास भूल गए। आपने कहा उससे पहले किसी को जेल में डाला गया था। अरे अन्ना हजारे को कांग्रेस की सरकार ने जेल में डाला था भाई 2012 में, और जहां तक मुझे ध्यान है उसके साथ केजरीवाल जी भी बंद हुए थे। केजरीवाल जी और अन्ना हजारे इसी तिहाड़ जेल में कांग्रेस के द्वारा भेजे गए थे, और तब इन्होंने, सर पूरी बात अपने अपने टर्न पे सर, और तब इन्होंने ऐसी ही बातें कांग्रेस के लिए कही थी। और मैं सुलभ संज्ञान के लिए आपके बता देना चाहता हूं, सारे दर्शकों के लिए, करोड़ों दर्शकों के लिए, ये मोदी जी के ऊपर और बात की सरकार पे आरोप लगाते हैं। आज जिस मामले पर सोनिया जी और राहुल जी बेल पर हैं वो 2013 में शुरू हुआ, इनकी सरकार के समय में दिल्ली हाई कोर्ट में। 2011 में कनिमोझी जी और ए राजा जेल गए, 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, 2007 में मुलायम सिंह यादव पे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस हुआ, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, 2001 में करुणानिधि जेल गए, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड गए हुआ, और सुनिए 1987 में बोफोर्स हुआ, राजीव गांधी जी का नाम 1990 में FIR में आया। मेरे भाई,
ये तो मोदी जी के आने से पहले जेल में अंदर बाहर आने जाने का खेल कितना चल रहा था, और तब इन्हीं के बारे में आप लोग दहाड़ दहाड़ के चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते थे सब भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और फलाना ढिमकाना। और सर आज संजीव जी मैं क्या कहूं, ये सत्ता की लाचारी कहूं या बेबसी कहूं कि अन्ना हजारे को बेईमान गद्दार बोल दिया कांग्रेस ने और आप शांति से बैठे सुनते रहे, और आपने ये तक कह दिया कि कोई जेल में भी नहीं गया था। मुझे लगता है कि साफ साफ दर्शकों को दिखाई पड़ता यही कंप्रोमाइज ऑफ आइडियोलॉजी होता है, सुधांशु जी ये आरोप यही तो आप पे लग compromise of सकता है, values होता है। सुधांशु जी ये आरोप तो आप पे भी लग सकता है, आप जिसको पाकिस्तान परस्त पार्टी कहते हैं। आपके पास मेरा सवाल जोड़ लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। हम जिस मुद्दे को लेकर भारत की मेरा सवाल जोड़ लीजिए, पूरी बात कह दूं। अच्छा बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। हम जिस मुद्दे को लेकर भारत की हाँ बोलिए, हम जिस मुद्दे को लेकर भारत की राजनीति में आए थे आज तक हमने उस मुद्दे से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, हिंदुत्व का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, 370 का विषय हो, भारत को परमाणु शक्ति, ये जिस मुद्दे को लेकर आए थे उस पर पलटी खा गए। ये कांग्रेस गांधीवाद को लेकर आई थी उस पर पलटी खा गई। इसलिए हम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के नहीं प्रति हैं, हम क्रेडिबिलिटी की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी की प्रामाणिकता उस समय कहां गई थी जिसको आप पाकिस्तान परस्त पार्टी कहते हैं, उसके साथ आपने सरकार बनाई थी सुधांशु जी। और जब आप भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाते हैं दूसरों पर, यह आप पे आरोप लगता है कि आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं उनको शामिल कर रही है। वॉशिंग मशीन कहते हैं आपको ये लोग। बहुत अच्छा आपने सवाल किया गौरव जी। हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जिन पे हमने किसी से आरोप वापस लिया है, किसी का केस क्लोज कर दिया नहीं। इनका स्टैंड चेंज हुआ। अभी अतुल पाटिल जी से पूछिए कि अजीत पवार के विषय में इनकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनसे पूछिए इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ? अरे मशीन हमको कहते हैं ये बताइए भाई गंदगी की गठरी कहां पे है? आ जाके छाती ठोक ठोक के कहते हैं हमने भ्रष्टाचार किया था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, अरे हमने इतने 100 करोड़ का किया था। भाई तब तो आप कहते थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम तो कहते आरोप था, हमने किसी का आरोप वापस नहीं लिया। पर आप बोलिए आज भाई अतुल जी अब बता के जाइएगा आपकी सरकार में करप्शन हुआ था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अब भागिएगा नहीं, जवाब जल्दी, समय कम है। अतुल भाई जवाब दीजिए, ये बताइए आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? बोलिए अतुल जी आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? बस हाँ या ना में जवाब देना है। देखिए आपको जवाब नहीं मिलेगा, बाएं दाएं बाएं और कलाबाजी। बोलिए। सुधांशु जी मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो लेकिन झूठ बोलना पड़ रहा है तो जम नहीं रहा, आपको शूट नहीं हो रहा आपके पर्सनालिटी को। नहीं कोई मानेगा दर्द को हंसी में छुपाना पड़ता है, मानेगा भी नहीं कोई कि सुधांशु भाई खुद कह रही है, कहना पड़ रहा है प्रवक्ता के तौर पर। देखिए 90 हो, 97 हो, 2006 हो, 2011 हो, लोगों को खड़ा किया गया कटघरे में। अपनी खुद की सरकार होते हुए जब आरोप हुए ना तो केसेस चली, कानून के सामने खड़ा किया, सब छूट के बरी होके कुछ आए, कुछ पे सजा हो गई। आपके यहाँ तो भैया हम आरोप करेंगे फिर पार्टी में ले लेंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे। या आपने किया, इकबाल मिर्ची का आरोप लगाया था, आपने लगाया था जनार्दन रेड्डी के ऊपर। समय कम है, समय कम है। अतुल जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए। जनार्दन रेड्डी ओके, जिंदल, कितने लोगों को आपने लिया है, टिकटें दी है, पद दिया है, ये साफ साफ है आपको किसी भी तरह से विपक्ष खत्म करना है। ओके सुधांशु जी जवाब जल्दी से, 20 सेकंड में, समय कम है। ओके सुधांशु जी का जवाब लेते हैं। अतुल भाई सुधांशु जी का जवाब लेते हैं 20 सेकंड। देखिए अतुल पाटिल जी, 100-900 अतुल जी आपको गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। आपके रिजीम में जितने नेता गए सब कोर्ट के आदेश पे गए, सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, सारे केसेस कोर्ट के आदेश पे दर्ज हुए। नहीं लेकिन एक जवाब नहीं आया। 1 मिनट, सरकार ने एक तरीका मैं चुनौती देता हूं, कनिमोजी ए राजा के केस से लेके शिबू सोरेन के केस से लेके लालू प्रसाद यादव के सब न्यायालय के द्वारा हुए, सरकार ने नहीं किया। सुधांशु जी एक सवाल का जवाब नहीं आया, 10 सेकंड में दे दीजिए। वो क्रेडिबिलिटी की बात हुई थी तो पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई थी? एक मिनट अतुल लोंढे पाटिल रुक जाइए, 10 सेकंड में सुधांशु जी एक मिनट सुधांशु जी समय खत्म हो चुका है। सुधांशु जी हमने उनके साथ गठबंधन किया था गौरव जी, और हमने विरोधी विचारधारा की पार्टियों के साथ और भी गठबंधन किया। आपको और बता देता हूं, हमने यूपी में बसपा के साथ भी किया, हमने जेडीएस के साथ कर्नाटक में भी किया, परंतु वो देश के हित में किया था। और प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा प्रयास था, वो महामिलावट थी, पर वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई भाई। ठीक है, अब तो वो मामला गया, अब तो धारा 370 गई। चलिए ठीक है, अब मामला सामने, अब मामला दिल्ली का है, उन्हीं को कांटे से कांटा निकाल दिया।